सूडान, एक हफ्ते में सैकड़ों लोग मारे गए। 70,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए और दुनिया अब भी खामोश है। गजा की तबाही रोकने की चाहत में दुनिया सूडान की तबाही देख ही नहीं पाई। गजा में जितने लोग विस्थापित नहीं हुए, सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे कि उससे ज्यादा सूडान में मारे जा चुके हैं, पर सूडान की आवाज उठाने वाला कोई मुल्क नहीं। हालात ये हैं कि दिन रात महिलाओं से बलात्कार, हत्या और जिंदा जमीन में दफन करने की अब वहां एक परंपरा बनती जा रही है। उत्तरी दारफूर की राजधानी अल फशर पिछले एक सप्ताह से रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के कब्जे में है। वहां आम लोगों को पकड़कर मार देने, घर जलाने और महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार की रिपोर्टें लगातार आ रही हैं। सड़कें लाशों से अटी पड़ी हैं और अस्पतालों में जगह नहीं बची। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के दफ्तर ओसीएचए ने कहा कि वहां बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा। कई राहत कर्मियों की हत्या की पुष्टि हो चुकी है और जो जिंदा हैं वो शहर के बाहर फंस गए, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। ये कहानी सूडान की प्राकृतिक धरोहरों के लूट की है। कई अरब देशों ने अपने हिसाब से सूडान की सेना, तो कई ने सूडान की पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी अर्धसैनिक बलों को सहायता देकर सूडान में जहर घोल दिया और आज पैरामिलिट्री फोर्स और सेना दोनों आमने सामने हैं और बीच में पिस रही जनता, जिसे ये तक अंदाजा नहीं कि सूडान से सोना समेत कई तरह की खनन अरब देशों की कमाई बन चुकी है और सूडान की 97% तक वाली मुस्लिम आबादी सिर्फ मौत, बलात्कार, भूख से इसकी अदायगी कर रही है। ओसीएचए की रिपोर्ट के मुताबिक जीवन रक्षक राहत सामग्री को आरएसएफ ने रोक रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत ऐसी सहायता को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हथियारबंद समूह इसके रास्ते बंद कर रहे हैं। शहर का बाहरी संपर्क टूट चुका है। भीषण गोलाबारी के बीच 71,000 से ज्यादा लोग अल फशर और उसके आसपास के इलाकों से पलायन कर गए। ज्यादातर लोग तवीला शहर के भीड़ भाड़ वाले कैंपों में जा चुके हैं, जहां पहले ही लोग भरे पड़े हैं। रास्ते में कई लोगों ने हत्याओं, अपहरण और यौन हिंसा की घटनाएं झेली। राहत एजेंसियों ने कहा कि अब तवीला में भोजन खत्म हो रहा, पानी की भारी किल्लत है और लोग खुले में रात गुजारने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार संगठनों ने इमरजेंसी सप्लाई शुरू की, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और मानसिक सहायता के रूप में, लेकिन यह जरूरतों का सिर्फ एक छोटा हिस्सा पूरा कर पा रही है। धन की कमी सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। कोर्डोफन क्षेत्र में भी हिंसा फैल गई, जहां से अब तक 37,000 से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए। वहां भी नागरिकों की हत्या और घरों के जलाए जाने की खबरें आ रही हैं। ओसीएचए ने चेताया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो दारफुर और कोर्डोफन दोनों क्षेत्र मानवीय आपदा की सीमा पार कर जाएंगे। साल खत्म होने में अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, लेकिन 2025 के लिए सूडान की राहत योजना का 72% फंड अभी भी अधूरा है। 4.16 अरब डॉलर की जरूरत के मुकाबले अब तक सिर्फ 1.17 अरब डॉलर ही जुटे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है अगर तुरंत और बिना किसी रुकावट की आर्थिक मदद नहीं दी गई तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। सूडान आज एक टूटे हुए देश की तरह है, जहां बंदूकें बोल रही हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं और पूरी दुनिया किसी थके हुए दर्शक की तरह तमाशा देख रही है। सोने की दौलत से मालामाल गरीब अफ्रीकी देश सूडान इस समय सबसे खराब मानवीय आपदाओं से दोचार है। सूडान के दारफुर में इस कदर अत्याचार और हत्याएं हुई हैं कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हालांकि सूडान में सिविल वॉर पहली बार अप्रैल 2023 में छिड़ा था, जब स्थानीय मिलिशिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या आरएसएफ, जो वहां का अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है, उसके और सूडानी सशस्त्र बल या एसएएफ के बीच नियमित सेना में शामिल करने को लेकर मतभेद हो गए। दारफुर में चल रही लड़ाई को देखते हुए मरने वालों की संख्या का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सहायता संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इसे 1,40,000 से भी ज्यादा बताया है। सूडान की 51 मिलियन आबादी में से लगभग आधी आबादी इस वक्त मानवीय सहायता पर निर्भर है। अकाल और बीमारी व्यापक है और देश का ज्यादातर बुनियादी ढांचा बर्बाद हो गया है। अब जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं
और उनके सूडान में क्या क्या इंटरेस्ट हैं। जनरल अब्देल फताह बुरहान, जो SAF के प्रमुख भी हैं, उनके नेतृत्व में सूडान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को मिस्र, तुर्की, रूस और ईरान का समर्थन है, जबकि आरोप लग रहा है कि RSF को UAE का समर्थन है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात इससे इनकार करता रहा है। जानकार बता रहे हैं कि जंग के दौरान रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के पास हथियारों और ईंधन के लिए कई आपूर्तिकर्ता थे, लेकिन मेन सप्लायर UAE बना हुआ है। UAE ने बार बार RSF का समर्थन करने से इनकार किया है और ऐसे आरोपों को SAF का मीडिया अभियान बताया है और माफी की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि स्वतंत्र विश्लेषक नियमित रूप से ये निष्कर्ष निकालते रहे हैं कि RSF के जरिए इस्तेमाल किए गए हथियार और गोला बारूद अमीराती मूल के ही थे। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी और विदेश विभाग के खुफिया ब्यूरो के सूत्रों ने भी इस सप्ताह अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि जिस तरह के हथियार सूडान में इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें चीनी ड्रोन के साथ साथ छोटे हथियार, भारी मशीन गन, वाहन, तोपखाने, मोर्टार और गोला बारूद शामिल हैं। जनवरी 2024 की UN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लीबिया के जनरल खलीफा हिफ्तार के साथ गठबंधन करने वाले मिलिशिया RSF को ईंधन, वाहन और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पहले से मौजूद तस्करी संबंधों का उपयोग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि UAE ने लीबिया की सीमा से सीधे सूडान तक, बल्कि चाड और युगांडा के रास्ते भी हथियारों की तस्करी की है। बदले में UAE पारंपरिक रूप से सूडान के सोने के सबसे बड़े आयातक के रूप में अपनी पहुंच बनाए रखने में अपने स्वार्थ देख रहा है और इसके लिए ही ये सब कर रहा है, ये इल्जाम लग रहा है। अब बात मिस्र की। मिस्र SAF यानी सूडान की फौज का समर्थक रहा है। कहा जाता है कि मिस्र ने भी SAF पायलटों को प्रशिक्षित किया है और ड्रोन दिए हैं, जिससे मिस्र भी इनकार करता है। SAF का दूसरा समर्थक ईरान है, जिसने ड्रोन भी उपलब्ध कराए हैं। जानकार बताते हैं कि सूडान में ईरान का इंटरेस्ट पड़ोसी यमन को सेव करना है। यमन में अंसारुल्लाह ईरान हिमायती माने जाते हैं। ईरान लाल सागर पर एक नौसैनिक अड्डा चाहता है जो सूडान के करीब हो। यमन में हूती की हिमायत और हथियार देने में सूडान ही काम आता है। सूडान को हूती के लिए एक लॉजिस्टिक केंद्र बनने के लिए जाना जाता है। बात तुर्की की करें तो तुर्की ने SAF यानी सूडान की सेना को ड्रोन और मिसाइलें मुहैया कराई हैं। तुर्की की रुचि लाल सागर तक अपनी पहुंच बनाने में है। रूस का भी सूडान में दखल है, हालांकि वो तुलनात्मक रूप से छोटी भूमिका निभाता है। जब सोने के निर्यात और सूडान के बंदरगाह की बात आती है तो ही रूस एक्टिव होता है, लेकिन माना जाता है कि वहां के संघर्ष में रूस की बड़ी भूमिका नहीं है। हालांकि इस साल 26 अक्टूबर को वॉशिंगटन में क्वाड बातचीत, जो 3 महीनों के युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए दोनों पक्षों को एक साथ लाने के लिए हुई थी, बिना नतीजे के खत्म हो गई सूडान के हवाले से। उसी दिन RSF ने अल फशर शहर पर कब्जा कर लिया और सामूहिक हत्याएं की। तो सभी देशों के सूडान को लेकर अपने अपने हित जुड़े हुए हैं। हालांकि कोई भी सूडान में किसी भी पक्ष को सपोर्ट करने की अपनी भूमिका से इनकार करता है, लेकिन सूडान के बिगड़ते हालात बता रहे हैं कि बिना बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट के वहां इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती। यही गजा में हुआ और अब सूडान इसका शिकार हो रहा है।